साथियों नमस्कार। अमोघ आईएएस में आप सभी का स्वागत है और हम आज चर्चा करेंगे पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपीपीसीएस 2024 और आरओएआरओ 2023 के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन है 9th, 6th, 3rd या 4 क। तो आप सभी जानते हैं कि इसका उत्तर है भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए। लेकिन इसकी महत्वपूर्ण एक सवाल ये हो सकता है कि ये किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन आप जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 द्वारा भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें रखी गई पंचायतें, ग्राम पंचायत या इसके तीनों स्तर, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। और 9A में आप जानते हैं नगर पालिकाएं हैं, नगरीय स्थानीय स्वशासन, और भाग 9th में है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। आप जानते हैं ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, नगरीय स्थानीय स्वशासन ये मूलतः गांधीवादी विचार है। गांधी जी कहा करते थे कि भारत कहाँ किसका देश है? गांवों का देश है। भारत की आत्मा गांव में बसती है। तो इन्हीं गांवों को वापस महत्व देने के लिए, गांधीवादी विचारों को बढ़ावा देने के लिए, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एक टर्म है, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जहां सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, सत्ता डिसेंट्रलाइज्ड होती है कि सत्ता सिर्फ केंद्र तक नहीं है, राज्य तक नहीं है, वो गांव तक, हर व्यक्ति तक, जन जन तक पहुंच रही है। तो ये वास्तविक अर्थ में लोकतंत्र है। वास्तविक अर्थ में ये लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण है, गांधीवादी सिद्धांतों का एक्चुअल में पालन है। तो ये भाग 9 में शामिल किया गया। और आप थोड़ा इतिहास में पीछे जाएंगे तो लॉर्ड रिपन का आप नाम सुनेंगे। लॉर्ड रिपन को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जनक माना जाता है। अगर एक सवाल इसी से रिलेटेड मैं आपसे पूछूं, हर साल पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? मान लीजिए ऑप्शन दे दिया जाए 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल। आप क्या जानते हैं ऑप्शन क्या है इसमें? 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और एक गांधीवादी आइडिया है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आइडिया है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके पहले बहुत सारी कमेटियां बनाई गई इसके लिए। इतना आसान ये यात्रा नहीं रही कि इसको तुरंत दर्जा मिल गया। सबसे पहली जो कमेटी बनी थी उसका नाम आप जानते होंगे। उस कमेटी का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। कब बनी थी वो? 1957 में बलवंत राय BR मेहता समिति। और इसी के सिफारिश पर सर्वप्रथम कहाँ पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले में नेहरू जी ने पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। लेकिन यह समझना है कि उस समय इसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था और इसको लेकर के काफी सारी कमेटियां बनाई गई। आप जानते हैं इसके बाद कौन सी कमेटी बनी थी? कमेंट करके आप बताइए। BR मेहता के बाद, बलवंत राय मेहता के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट कमेटी बनी थी वो थी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति कब बनी थी? 1977 में। इसके अलावा बनी थी आपकी हनुमंता राव समिति। ये सभी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां हैं, ये आपको समझना होगा। हनुमंता राव समिति मिलान करने के लिए भी आ सकता है कि एक दूसरे से मिलान करिए। कब बनी थी? 1983 में हनुमंता राव समिति। उसके बाद बनी थी GVK राव समिति। ये कब बनी थी? 1985 में। और जो लास्ट में बनी थी LM सिंघवी समिति। यह कब बनी थी LM सिंघवी समिति? 1986 में। तो इतनी कमेटियां रिलेटेड रही हैं। और ग्राम पंचायत वाला जो आइडिया आप जानते हैं, अगर आप इतिहास में और पीछे जाएंगे, चोल काल के समय नाडू हुआ करते थे, ग्राम पंचायतें हुआ करती थी। वर्तमान में गांधी जी इस विचार से बहुत प्रेरित मालूम देते हैं और एक तरह से उनके विचारों को ही अमली जामा पहनाने के लिए हमारे संविधान में ये सारे प्रावधान किए गए हैं। तो ये इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने और बन सकने वाले सवालों पर चर्चा करने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में
तृतीय स्तर कब जोड़ा गया? ये वही सवाल हो गया जो हमने अभी चर्चा की। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय स्तर, जो थर्ड टर्म लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात हमने की थी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में केंद्र पहला स्तर हो गया, राज्य दूसरा स्तर हो गया, और स्थानीय स्वशासन वाली संस्थाएं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ये हो गए तीसरा स्तर। तो ये 73वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ये संशोधन तो हुए थे 1992 में, लेकिन अमली जामा एक तरह से कब पहनाया गया है? 1993 में। तृतीय स्तर जोड़ा गया 1993 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? आप जानते हैं अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक किस भाग में आता है? भाग 1 में। और भाग 2 में आते हैं अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, नागरिकता संबंधी प्रावधान। और अभी आप जानते हैं CAA लागू कर दिया गया है। CAA नागरिकता में जो संशोधन हुआ है 11 मार्च को इसको लागू कर दिया गया है, 11 मार्च 2024। कि अब जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आने वाले शरणार्थी हैं उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 के पूर्व भारत में आकर बस गए होंगे और कम से कम 5 साल तक यहाँ रहे होंगे और इस चीज़ के लिए वो अप्लाई करेंगे। इसमें 6 रिलीजन को शामिल किया गया, आप जानते हैं, 6 धर्म के लोगों को। कौन से धर्म को शामिल इसमें नहीं किया गया आप कमेंट करके हमें इसे बता सकते हैं, और इसके लिए क्यों विरोध हो रहा है। खासकर नॉर्थ ईस्ट में ये समझने वाली बात है कि असम जैसे राज्य क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, या बाकी पूरा भारत क्यों इसका विरोध कर रहा है। विरोध का कारण वो है नहीं जिसके लिए उसका विरोध किया जा रहा है। इससे कहा जा रहा है कि मुस्लिमों की नागरिकता खत्म हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। नागरिकता देने का प्रावधान है। जो 6 माइनॉरिटीज हैं, खासकर पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, जिसके साथ वहां अत्याचार हुए हैं, उनको ये नागरिकता देने का प्रावधान है, किसी की नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं। असम वाला जो आपको कॉन्सेप्ट है समझना पड़ेगा। असम में चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, वहां वो सभी बाहरी हैं। जो वहां की शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए सब बाहरी हैं। तो इसलिए उनका यह मानना है कि हिंदुओं को भी इसमें रखने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू हो चाहे मुस्लिम, किसी को भी इसमें रखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो ऑप्शन आपकी बात हम कर रहे थे, अनुच्छेद 3 के तहत क्या संभव नहीं है? आपका ऑप्शन है नए राज्यों का प्रवेश, ये संभव नहीं है। ऑप्शन डी इसमें सही है। हम जानते हैं कि संसद जो हमारी है वो नए राज्यों का गठन कर सकती है, राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन संसद कर सकती है। और ऐसा कोई भी बिल आप जानते हैं प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद ही रखाया जाता है। तो एक बात अगर मैं इससे आपसे सवाल पूछूं कि क्या इसमें राज्यों की विधानसभाओं की कोई भूमिका होती है? मान लीजिए जैसे आंध्र प्रदेश को विभाजित करके तेलंगाना राज्य बनाया गया 2014 में, तो क्या उसमें तेलंगाना या फिर उसके पहले का जो राज्य आंध्र प्रदेश, क्या उसमें वो कोई रोक लगा सकता था? क्या उसके कोई अधिकार हैं? प्रेसिडेंट की पूर्वानुमति से ऐसे विधेयक रखे जाते हैं संसद में और राज्य के विधानमंडल के पास ये सूचना भिजवाई जाती है, लेकिन उसको मानना न मानना ये प्रेसिडेंट की विवेकाधिकार है। प्रेसिडेंट माने या न माने, नए राज्यों का गठन हो चाहे राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन हो, सीमाओं में परिवर्तन हो, लेकिन नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 3 के तहत संभव नहीं है। और आप जानते हैं ये सारा काम किस बहुमत से होता है? साधारण बहुमत से। इसके लिए विशेष बहुमत यानी अनुच्छेद 368 की आवश्यकता नहीं होती है। साधारण बहुमत द्वारा ये संशोधन पारित कर दिए जाते हैं। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 इस संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके और सारे कॉन्सेप्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे अनुच्छेद 1 का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूनियन। कहीं भी भारत के संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं। क्यों नहीं है फेडरेशन शब्द का प्रयोग? ये समझने वाली बात है। यूनियन का प्रयोग क्यों? क्योंकि यूनियन ने एकता पर जोर दिया गया भारतीय संविधान में। फेडरलिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है, संघवाद वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसको भारत की जनता ने, भारत के संविधान निर्माताओं ने स्वीकार नहीं किया है। ये आपको दोनों कॉन्सेप्ट में अंतर समझना पड़ेगा। संघवाद जो है या फेडरलिज्म जो, खासकर अगर आप अमेरिका को देखते हैं तो जो अमेरिका का संविधान है वहां फेडरलिज्म उस मायने में है क्योंकि वहां हर राज्य का अपना खुद का संविधान है, खुद के फ्लैग हैं, वहां खुद की नागरिकता हर राज्य की, केंद्र की अलग नागरिकता अमेरिका की, और वहां कोई प्रांत है तो उसकी अलग नागरिकता। लेकिन भारत में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। भारत में विविधता में एकता की बात की गई है। उस चीज को बढ़ावा देने के लिए सारे
प्रयासों को किया गया। तो भारत में इसलिए यूनियन शब्द का प्रयोग डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था किया गया, फेडरेशन शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। कि सारी जो राज्य हैं कोई उन्होंने मिल के, जैसे अमेरिका में क्या हुआ था, यूएसए में, इसका नाम ही क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कि जब सभी राज्य यूनाइट हुए तो ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की उत्पत्ति हुई। लेकिन भारत में जो भारत बना है वो किसी राज्य, यूपी, बिहार, तमिलनाडु के बैठने से नहीं बना है। भारत के लोगों ने भारत के राज्य का निर्माण किया है, भारत की आत्मा का निर्माण किया। इसलिए जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसकी पहली लाइन है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ऐसी बातें उसमें लिखी गई हैं। तो वहां जो हम वाली बात है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया वाली बात है, तो भारत के लोगों ने जब भारत के संविधान का निर्माण किया है तो राज्यों को वो छूट नहीं मिल सकती कि उनको अलग होने का अधिकार हो। अमेरिका में मतलब एक सैद्धांतिक तौर पर है कि राज्यों को अलग होने का अधिकार है संघ से, भारत में कोई ऐसा अधिकार नहीं प्राप्त है। और कोई ऐसी अलगाववादी बात करता है तो भारत की संप्रभुता का, सुवर्णिटी का उल्लंघन माना जाता है। तो ये क्वेश्चन रिलेटेड एक्सप्लेनेशन था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? ये सवाल आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने में संसद की कोई भूमिका होती है या नहीं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग की, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की। इन चारों को हटाने में संसद की किसमें भूमिका नहीं होती है? आप कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर क्या है? उसका उत्तर है केवल 3, ऑप्शन डी सही है। जो अध्यक्ष होता है संघ लोक सेवा आयोग का, जिसकी आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, इसके जो अध्यक्ष की नियुक्ति होती है या फिर उसको हटाने का जो प्रक्रम वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। हटाने की जो प्रक्रिया है ये इसमें सुप्रीम कोर्ट की सलाह से प्रेसिडेंट हटाता है, इसमें संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। जब डिटेल में हम जुडिशरी वाला सेक्शन देखेंगे, पढ़ेंगे तो सब कुछ प्रक्रिया देखेंगे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है। और सेम उसी प्रक्रिया से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी हटाया जाता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? 148। और भाग कौन सा होगा, किस भाग में है? कमेंट करके आप हमें बताएं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आप जानते हैं, इनसे संबंधित प्रावधान हम आगे कभी डिटेल में पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 63, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है। मतलब कौन है जो पंचायतों के निर्वाचन का सारा कामकाज देखता है? क्या राज्यपाल के अनुमति से या फिर राज्यपाल के देखरेख में काम होता है? भारत का निर्वाचन आयोग ये सारे काम करता है? जिला पंचायत राज अधिकारी करता है या फिर राज्य निर्वाचन आयोग करता है? तो आप जानते हैं इसका सही उत्तर है राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायत से जुड़े सारे निर्वाचन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये आप हमें कमेंट करके बताइए। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, फैक्चुअल या पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें पूछी जाती हैं या फिर कथन कारण दे देगा, 2 सेंटेंस बनाएगा। तो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन उसमें कथन होते हैं, दूसरा एक फैक्चुअल, तो दोनों का आपको ज्ञान होना आवश्यक है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का या फिर किस भाग में इसका उल्लेख है, ये आप सर्च करिए। इसके लिए आप बेयर एक्ट रख सकते हैं। बेयर एक्ट एक तरह से कुंजी की तरह होता है, आपको कोई भी एक्ट देखना तुरंत आप पलट के हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों का हमने कर लिया इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये आपसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछा जा रहा है और मुझे लग रहा है कि इसमें आपको इस प्रश्न का आंसर आपको देना चाहिए। एटलीस्ट हम लोग इतनी चर्चा पहले कर चुके हैं। अंतर्राज्यीय परिषद, इसका कमेंट जो है क्वेश्चन नंबर 65 का, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि क्या इसमें कोई ऐसा भी है कि सही सुमेलित सारे तो नहीं है या फिर कोई एक ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए गए आपके कि अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल अनुच्छेद 263 में है कि नहीं, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है कि नहीं, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 क में है कि नहीं, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में है कि नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में इसमें किया गया है? अनुच्छेद 259 में है, अनुच्छेद 280 में है, अनुच्छेद 276 में है,
या इनमें से कोई नहीं? आप जान रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं। क्यों? सीबीसी संविधान में उल्लिखित संस्था नहीं है। इसको क्या हुआ, संसद ने एक्ट से बनाया था। ये एक वैधानिक संस्था है, लीगल संस्था है, तो कोई आर्टिकल के माध्यम से इसका उल्लेख नहीं किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। पहला है जयंती पटनायक, दूसरी है ममता शर्मा, तीसरी है डॉक्टर गिरिजा व्यास, चौथी है डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी। इनमें सही कालानुक्रम क्या है? सबसे पहले कौन था, फिर उसके बाद कौन है? एक बात ये समझिए, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसके बारे में आपको एक्स्ट्रा जानकारी जुटाने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार का चाहे वो महिला आरक्षण विधेयक के माध्यम से हो या फिर तमाम माध्यमों से महिला सशक्तिकरण की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बढ़ती जाएंगी। तो इसमें सबसे पहला आपको समझना होगा जयंती पटनायक थी। यहाँ पे एक क्रम हम इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे अमोघ IAS MCQ नाम से एक चैनल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। इसमें लगभग 2300 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। कोई और चैनल आप ना सब्सक्राइब कर लें, उसमें हमने आपको इसका एक पूरा डिटेल दे दिया है कि अब तक कितनी राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख अध्यक्ष रही हैं। अब इसमें इस ऑप्शन की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर है डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी, तीसरे पर है डॉक्टर गिरिजा व्यास और लास्ट में है ममता शर्मा। अच्छा, आप ये कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में कौन अध्यक्ष है, उनका क्या नाम है? क्लू दे देता हूं कि उनके भी लास्ट में उनका टाइटल क्या है, शर्मा है। कौन इस समय राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है और वो किस नंबर की हैं, किस नंबर पे आती हैं, अब तक कितने हुए हैं, उनका नंबर क्या है, किस नंबर की है वो? ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? नागालैंड, हैदराबाद और कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात, लद्दाख। आप जान रहे हैं लद्दाख को अभी कोई ऐसा दर्जा नहीं मिला है, इसी के लिए मांग चल रही है, इसी के लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है, जिसपे आगे निर्णय सरकार जो भी लेगी। बात रही इस क्वेश्चन की 371 के अंतर्गत हैदराबाद और कर्नाटक का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 371 के अंतर्गत कई सारे राज्य शामिल है, जिसको हम एक एक करके देख लेते हैं। 371A में जिस राज्य का उल्लेख है उसका नाम है नागालैंड। बी में किस राज्य का उल्लेख है? असम और मणिपुर। असम और मणिपुर। सी में किस राज्य का उल्लेख है? आंध्र प्रदेश या फिर अब कहिए तेलंगाना के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं। डी में किस राज्य का उल्लेख है? सिक्किम। ई में किस राज्य का उल्लेख है? मिजोरम। एफ में किस राज्य का उल्लेख है? अरुणाचल प्रदेश और गोवा का उल्लेख है। जी में किस राज्य का उल्लेख है? कर्नाटक। एच में किस राज्य का उल्लेख है? इस तरीके से आप देख सकते हैं। हम इसका एक डिटेल आपको शेयर कर देंगे कि किस किस में ABCDEF GS के बाद किस राज्य का उल्लेख किस पार्ट में किया गया है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में, अन्यथा बहुत लंबा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य भाग 4 में है या फिर राज्य भाग 6 में है? भारत का महान्यायवादी भाग 8 में है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में है? तो इसका सही उत्तर है कि भारत का जो महान्यायवादी है वो सही सुमेलित इसमें नहीं है। भारत का महान्यायवादी भाग 5 में इसका उल्लेख किया गया है, न कि भाग 8 में। बाकी तीनों ही ऑप्शन इसमें क्या है आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, लोक उपक्रम समिति, याचिका समिति। तो अब एक एक करके आपको याद करना है कि इसमें लोक लेखा समिति में कितने मेंबर होते हैं? 22। और इसमें दोनों ही सदनों से मेंबर होते हैं, लोकसभा से भी और राज्यसभा से। लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7। प्राकलन समिति में कितने मेंबर होते हैं? 30। और ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें सारे के सारे मेंबर लोकसभा से होते हैं। एस्टीमेट कमेटी में, एस्टीमेट का मतलब है पैसे से, धन से रिलेटेड मामला है, तो उसमें सारा मामला लोकसभा देखती है। और यही स्थिति इसके लिए धन विधेयक के संदर्भ में सारी पावर मुख्यतः लोकसभा के पास होती है। सबसे पहले ऐसे विधेयक, धन विधेयक लोकसभा में ही पारित किए जाते हैं।
राज्यसभा उनको मात्र 14 दिन के लिए रोक सकती है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये डिसाइड भी कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। तो प्राक्कलन समिति में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर होते हैं। लोक उपक्रम समिति जो होती है जिसमें 22 मेंबर होते हैं, वैसा ही क्रम है, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। याचिका समिति होती है, इसमें 15 मेंबर होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में संख्या में कुछ अलग अलग होते हैं। मोस्टली मुझे लगता है लोकसभा में 15 मेंबर होते हैं। एक बार आप सर्च करके देख सकते हैं। 71 क्वेश्चन है, राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? न्यूनतम संख्या हो सकती है 12। ये 12 सही है। और इसके लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको याद रखना चाहिए? 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके द्वारा लोकसभा में जो संख्या लिमिट कर दी गई थी 15% ज्यादा नहीं अधिक हो सकते, और विधानसभा में 10% से ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब केंद्र में सरकार बनानी है तो जितने भी सदस्य हैं उनके 15% से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते, और विधानसभा में ये संख्या 10% कर दी गई। तो न्यूनतम संख्या 12 या फिर 10% का आंकड़ा इसमें डिसाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था किस वाद में? इसमें पूरा भारत जानता है, केशवानंद भारतीवाद बहुत ही फेमस है, 1973। आप कमेंट करके बताइए कितने जजों की बेंच बनी थी और उन्होंने ये डिसीजन दिया था। इसी में आधारभूत ढांचे के सिद्धांत की बात की गई थी। और आधारभूत ढांचे को आप जानते हैं कौन डिसाइड करता है? सुप्रीम कोर्ट की। क्या चीज आधारभूत ढांचा है? जैसे भारत में लोकतंत्र आधारभूत ढांचा है, भारत की संप्रभुता, न्यायालय की स्वतंत्रता, और न्यायालय की स्वतंत्रता के आधार पर ही 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसके द्वारा एनजेएसी का प्रावधान किया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की जजों को नियुक्त करने में और लोगों की भूमिका होगी, इस चीज को खारिज कर दिया गया। और अभी भी कोलिजियम प्रणाली चल रही है। वो एक अलग बात है कि वो बहुत ही अपारदर्शी प्रक्रिया है, उसमें फिर कभी डिस्कस करेंगे। 73 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। अनुच्छेद 39A में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथककरण है। ये क्वेश्चन ये आपका सुमेल नहीं है। ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 50 में। बाकी सारे सही है। यूसीसी आप जानते हैं, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी किस राज्य ने लागू की? भारत में सबसे पहले उत्तराखंड ने लागू की है। इसके पहले जो है सबसे पहले गोवा में लागू है, और उत्तराखंड एक तरह से आप कह सकते हैं आजाद भारत में पहला राज्य जिसने समान नागरिक संहिता लागू की। समान नागरिक संहिता क्या होती है कि दीवानी और आपराधिक दोनों ही मामलों में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अभी जैसे आपराधिक मामले हैं कि किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर किसी ने मर्डर किया है तो सब पे एक ही धारा लगेगी, लेकिन दीवानी मामले अलग हैं, शादी से रिलेटेड, विवाह से रिलेटेड, महिलाओं के अधिकार से रिलेटेड, तो वो सारी चीजें भी सेम हो जाएंगी। तो उसी को कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। अनुच्छेद 40 आप जानते हैं ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होगा। महान न्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। ये दोनों ही क्वेश्चन आप जानते हैं, इसका क्या सही है? आपको आंसर इसका बताना है। आप सभी जानते हैं कि इसका उत्तर है केवल एक, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र है। लेकिन पारिश्रमिक भी कौन तय करता है? क्योंकि नियुक्त कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। तो उसका पारिश्रमिक भी, महान्यायवादी को कोई सैलरी नहीं मिलती, तनख्वाह नहीं मिलती, जितने वो केस लड़ता है सरकार के लिए उस आधार पर उसको पारिश्रमिक प्राप्त होता है। और ये डिसाइड जो है संसद नहीं करती है, कौन करते हैं? राष्ट्रपति ये डिसाइड करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? इसमें 4 आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, 26 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी, 23 जनवरी। और ये हर व्यक्ति को पता होना चाहिए जो उत्तर प्रदेश का निवासी, एटलीस्ट 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को ही उत्तर प्रदेश अपने वर्तमान रूप में, वर्तमान नाम के साथ अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 76 है, 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक, सेमी फेडरल कहा जाता है। अब भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। ये कथन है और ये कारण, दोनों अलग अलग बिल्कुल सही हैं, लेकिन इसकी ये व्याख्या नहीं कर रहा है। एक बात समझना पड़ेगा, संघवाद का कॉन्सेप्ट अलग है, न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट अलग है। और भारत में जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है और जो संघात्मकता है उसमें
हम अंतर समझने का प्रयास करेंगे। भारत के संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक क्यों कहा जाता है और किसने कहा है? अगर मान लीजिए एक फैक्चुअल क्वेश्चन बने, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भारत के संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक किसने कहा है। अभी हमने ऊपर इसके पहले क्वेश्चन में चर्चा की थी कि भारत में कहीं फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है संविधान में। संघ का किस टर्म का प्रयोग हुआ है? यूनियन का, जिससे एक यूनियननेस, एक एकता का भाव उत्पन्न होता है। तो आप देखेंगे कई सारी चीजें, जैसे आपातकाल का प्रावधान हो गया, इमरजेंसी का, ऑल इंडिया सर्विसेज हो गई, या आप राज्यपाल का पद देख सकते हैं। कई सारी ऐसी चीजें हैं, या कई सारी केंद्रीय संस्थाएं हैं, सीबीआई, ईडी, जो सेंटर को वो पावर प्रदान करती हैं कि जो और आप देख सकते हैं कि राज्यों का नाम, उनकी जो चीजें और परिवर्तित करने का, कई राज्य बनाने का जो पावर है वो भी संसद के पास है। तो संघवाद में ऐसा नहीं होता है। और एक इकहरी नागरिकता का प्रावधान है भारत में। संघवाद में होता है कि राज्य पूरी तरह से अलग एंटिटी हो जाते हैं, बस उन्होंने एक समझौता किया होता है कि हमको अपने वैदेशिक संबंध, ये सब चीजों के लिए एक केंद्र चाहिए होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूएसए, जहां राज्य बैठे 13 राज्य, उन्होंने फिलाडेल्फिया सम्मेलन के माध्यम से यूएसए का निर्माण कर लिया। तो हर राज्य के पास वहां खुद का संविधान है, खुद की नागरिकता है, सारी चीजें अलग अलग बटी हुई, अलग अलग न्यायपालिका है। यूएसए में कोई राज्य है तो उसका अपना खुद का सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है। लेकिन भारत में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र तो बिल्कुल है, न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार भी प्राप्त है, लेकिन वो एक इकहरी नागरिकता प्रणाली है, कोई संघात्मक व्यवस्था वाली नागरिकता प्रणाली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में 26-28 नहीं है, केवल एक सुप्रीम कोर्ट है। हर राज्य के अपने अलग अलग हाई कोर्ट हैं। ये भी उसी वननेस को दिखाता है, उसी यूनियननेस को दिखाता है। तो दोनों कथन अपने आप तो अलग अलग सही है। न्यायिक पुनरीक्षण का क्या मतलब होता है? अभी आपने देखा होगा इलेक्टोरल बॉन्ड वाला, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वैलिड नहीं है। भाई, उनको न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। उन्हें लगता है कि अगर ये संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, सूचना के अधिकार के खिलाफ है, पारदर्शिता के खिलाफ है, या इसके पहले नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को उन्होंने खारिज कर दिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता के नाम पर, तो ये उनकी इस पावर को दिखाता है, न्यायिक पुनरीक्षण की पावर के। वो अलग चर्चा का विषय है कि उस पावर की क्या सीमाएं हैं, क्या चीजें हैं। इसमें दोनों ही कथन सही है, अलग अलग व्याख्या नहीं करता है, ये आपको ध्यान देना होगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108 में है। सामान्य विधेयक, धन विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक, विनियोग विधेयक। इसमें जो धन विधेयक है उसमें किसको सुप्रीम पावर प्राप्त है? लोकसभा को। पहले वहीं पारित होगा, लोकसभा का स्पीकर ही डिसाइड करेगा कौन धन विधेयक है, नहीं। संविधान संशोधन विधेयक दोनों अलग अलग पारित होना चाहिए, विनियोग के साथ भी यही है। केवल सामान्य विधेयक ऐसा होता है जिसमें ये संयुक्त बैठक हो सकती है। संयुक्त बैठक को आहूत कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट ही संयुक्त बैठक को बुलाता है। उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। लोकसभा स्पीकर ना हो तो कौन करेगा? ये आप कमेंट करके बताइए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, आपको मिलान करना है इसमें। अनुच्छेद 61 में क्या है, 67 ख में क्या है, 94 में क्या है और 90 में क्या है, ये आपको इसमें मिलान करना है। ऐसे जो विकल्प मिलाने वाले सवाल आते हैं उसमें अगर आपको एक दो ऑप्शन भी सही पता हो तो आप कर सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 61 बहुत ही प्रसिद्ध है और थोड़ा बहुत आपने पॉलिटी का अध्ययन किया है। ये राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये का 2 सही हो गया। ऐसे 2 ऑप्शन है। अब अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। 67 का ख आप जानते हैं, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान होता है। बी का 3 हो गया। सी अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाने का है। 90 राज्यसभा के उपसभापति, सबको ये हटाने वाला ही आर्टिकल्स हैं, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। और 4 में आमतौर पे आपके पास 2 सही उत्तर होते हैं तो आप मिलान कर लेते हैं। इसका उत्तर है सी। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस स्थिति को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? इसको आपको बताना है। 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1948। इस क्वेश्चन का भी ये बहुत ही सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि 79 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम अपने अगले क्लास में ऐसा नहीं कि इसका आंसर नहीं बताएंगे, अगली क्लास में हम इसका आंसर बता देंगे। इसको फिलहाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं और बिना किसी
गूगल की सहायता ली हुई आपको इसका उत्तर बताना है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अभी आप जान रहे हैं नागरिकता बहुत ही चर्चा में आ गई। सीएए और एनआरसी की वजह से सीएए एनआरसी लागू कर दिया गया। सीएए को लागू कौन करता है? मैं कहूँ किस मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, तो क्या इसको विदेश मंत्रालय लागू करता है? गृह मंत्रालय लागू करता है। इसको गृह मंत्रालय ने लागू किया है, नोटिफाइड किया है। एक्ट तो ये पहले ही बन गया था, इसको भी नोटिफाइड करना बाकी था, जो 11 मार्च 2024 को गृह मंत्रालय द्वारा नोटिफाइड कर दिया गया था और दिसंबर 2019 में ही ये एक्ट बन गया था। आपको पता है काफ़ी ज़्यादा इस पर कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हुई, जिसकी वजह से इसको होल्ड पर रख दिया गया था, जिसको अभी लागू किया गया। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 5 से 11 और भाग कौन सा है? भाग 2। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता, भारत का नागरिक कौन होगा, नागरिकता अर्जन कैसी होगी, नागरिकता का विसर्जन कैसे होगा, नागरिकता संशोधन जो अधिनियम है 1955, उन सब के बारे में इसमें चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है 81, निम्नलिखित दो नीचे कथन दिए गए हैं, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको इसको कई पार्ट में तोड़ लेना होता है। ये तो सिंपल हो गया, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतर और परिवर्तन दोनों ही तत्व पाए जाते हैं। निरंतरता कहाँ है और परिवर्तन कहाँ है? अगर मैं एक एक आपसे एग्जाम्पल मांगू, परिवर्तन जैसे कहा जाता है कि भारत में सदियों से जाति व्यवस्था को लेकर के चीजें रही हैं, तो परिवर्तन के तौर पर क्या कर दिया गया कि सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया गया। निरंतरता के ऐसे बहुत सारे तत्व आपको मिल जाएंगे, जैसे परिवर्तन के तत्व हो जाएंगे वैसे निरंतरता के तत्व हो जाएंगे, कि भारतीय समाज हमेशा से जो है आज़ादी देने वाला समाज रहा है। उसने लोगों को वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता जो हमें दी है। कुछ चीज़ें ऐसे आपको बहुत सारे संविधान में मिल जाएंगी जो निरंतरता में, जैसे ग्रामीण पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भारत में पहले से रहे हैं, इनको संविधान में भी शामिल किया गया है। तो ये तत्व तो है, बिल्कुल कथन सही है, लेकिन इसका क्या कारण ये है क्या कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में ये कार्यशैलियां रही हैं इसके वजह से? नहीं। तो कथन इसका सही है, कारण इसका सही नहीं है। ये हमें अपने इतिहास से मिला है, किसी राजनीतिक कार्यशैली की वजह से नहीं मिला है। तो इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ये सही है, परंतु आर गलत है। तो ये हमने लगभग जितने क्वेश्चन थे और उनकी हमने डीप स्टडी करके कि उसके एक्सप्लेनेशन से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, खासकर यूपीपीएससी 2024, आरओ जैसे अन्य एग्जाम में आपको हेल्प मिल सकती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।